चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो, इस चैप्टर में इससे पहले आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसे कहते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी इम्पोर्टेंस, ये आपने समझी थी ना, बराबर ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में इतना पॉइंट समझा था। आज हम लोग उसके आगे का पॉइंट कंटिन्यू करें। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, अब सिंपल सा समझो इसमें कि देखो, जनरली कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है तो जैसे कल भी बात की थी, उसमें 3 स्टेप आते हैं। सबसे पहले कि भाई मनी को एक्वायर करना, मतलब पैसे कलेक्ट करना, कलेक्ट कहाँ से करने हैं वो मैनेजमेंट का पहला पार्ट। दूसरा, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ठीक है। और तीसरा पार्ट आता है कि भाई उसको एलोकेट कहाँ करना, मतलब उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना कि जिससे बिजनेस को फ़ायदा होता रहे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये 3 चीज़ें आती है ना, जो कल भी हमने समझी थी। और इन 3 में पहली चीज़ अब हमें समझनी है। पहली मतलब कौन सी, कि भाई बिजनेस में मनी को एक्वायर कहाँ से करना, मतलब कि कलेक्ट कहाँ से करना। कि जब भी जो है वो ये पैसों को कलेक्ट करने की बात आती है ना, तब उस वक्त 2 पॉइंट माइंड में रखते हैं। जब भी भाई पैसे कलेक्ट करने हैं तब उस वक्त 2 चीज़ें माइंड में रखते हैं। पहली चीज़ कि कितने पैसे चाहिए, नीड ऑफ कैपिटल। सबसे पहली चीज़ माइंड में क्या रखते हैं, नीड ऑफ कैपिटल, कितने पैसे चाहिए। और दूसरी चीज़ माइंड में रखते हैं कि सोर्स ऑफ कैपिटल, कहाँ से पैसे मिलेंगे, बराबर, पैसे कहाँ से मिलेंगे और कहाँ से पैसे कलेक्ट करना। उन पूरा कॉम्बिनेशन, वो पूरा कॉम्बिनेशन ही कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है, बराबर ना। कितने पैसे चाहिए ये तो बिजनेस में अंदर ही डिसाइड होता है, लेकिन कहाँ से पैसे कलेक्ट करना वो सब जब डिसाइड किया जाए ना, तो मतलब समझो वो कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि सपोज़ अगर मेरी कंपनी चल रही है और मुझे कंपनी में अपने बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए अभी 10 करोड़ रुपए की ज़रूर है। कितने, 10 करोड़। अब अमाउंट बहुत बड़ी होती है कि भाई कंपनी एक ही जगह से पूरी अमाउंट कलेक्ट नहीं कर पाती, ठीक है ना। अगर इतनी बड़ी अमाउंट हो ना तो कंपनी एक ही जगह से अमाउंट कलेक्ट नहीं कर पाएगी कि चलो शेयर्स के थ्रू सब मिल जाएंगे। तो 10 के 10 करोड़ शेयर्स के थ्रू मिलना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जब शेयर्स के थ्रू मनी कलेक्ट करते हैं ना, तो उसमें समझो भाई 10 करोड़ में से जो है वो 5 या 6 करोड़ वो शेयर के थ्रू कलेक्ट किए, बराबर। उसमें से बाकी के जितने बचे, समझो 4 करोड़ अगर बचे बाकी के 10 करोड़ में से, तो उसमें से 1 करोड़ उस मालिक जो था उसने खुद के पैसे लगा दिए, बराबर ना। खुद की जो भी सेविंग थी वो उसने यूज़ कर दी 1 करोड़। बाकी के भी अभी 2-3 करोड़ जो बचे हैं तो वो बैंक से लोन ले लिए। मतलब जो 10 करोड़ रुपए उसने कलेक्ट किए ना, वो कहाँ कहाँ से, शेयर्स के थ्रू या तो फिर खुद के पैसे, बैंक के थ्रू। तो ये जो पूरा उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया ना, यही कहलाया कैपिटल स्ट्रक्चर, बराबर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब यही कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज यूटिलाइज बाय द कंपनी टू राइज नेसेसरी कैपिटल। जरूरी कैपिटल राइज करने, मतलब जरूरी कैपिटल लेने के लिए जब कंपनी अलग अलग सोर्सेज का कॉम्बिनेशन करती है, भाई अलग अलग सोर्सेज में से जब वो पैसे कलेक्ट करती है, तो वो पूरा कलेक्शन कहलाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। समझ आ रहा है ना। कितनी बार शेयर्स के थ्रू ही पूरी अमाउंट कलेक्ट होती है, लेकिन फिर एक टाइप के शेयर्स नहीं। भाई समझो अगर कंपनी को 10 करोड़ रुपए चाहिए और सबके सब उसने शेयर्स के थ्रू ही कलेक्ट किए, लेकिन उनमें से समझो भाई 4-5 करोड़ इक्विटी शेयर्स के थ्रू, 2-3 करोड़ प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू, 2-3 करोड़ डिबेंचर्स के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह से 10 करोड़ रुपए मिले। तो ये भी एक सोर्स नहीं, अलग अलग सोर्सेज का यूज़ किया ना। सब पैसे एक ही जगह से एक ही मेथड से कलेक्ट नहीं किए, अलग अलग मेथड यूज़ किए, और यही अलग अलग मेथड कहलाती है कैपिटल स्ट्रक्चर। जब पैसों का मैनेजमेंट किया जाता है ना, तो उनमें सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया कि एक्वायरिंग ऑफ कैपिटल, पैसे कलेक्ट करना। तो पैसे कलेक्ट करने के लिए ये चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप पैसे कहाँ से कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो उसे कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसके बारे में और क्लियरली अगर समझना हो तो किसके थ्रू समझ सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का कैरेक्टरिस्टिक देखें, एक आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए।
एक चीज़ ये ध्यान रखो कि जब भी हम पैसे कलेक्ट करते हैं ना, उसमें अगर रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा हो ना, या सोर्सेस अगर बहुत ज़्यादा हो ना, तो वो भी बिज़नेस को परेशान करता है। कि अगर मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, जस्ट एग्जांपल लेना, कि 10 करोड़ रुपए अगर मुझे चाहिए और वो 10 करोड़ में से एक एक करोड़ मैंने 10 जगह से लिए हैं। 1 करोड़ बैंक से लिया, 1 करोड़ शेयर्स थे, 1 करोड़ प्रेफरेंस शेयर्स, 1 करोड़ डिबेंचर के थ्रू, 1 करोड़ कोई दूसरे इंस्टीट्यूशन के थ्रू लिया है हमने, 1 करोड़ कोई जो अपना दोस्त वगैरह था उससे उधार लिया। तो ऐसे मैंने 10 करोड़ जमा कर लिए 10 अलग अलग जगहों से। तो इमेजिन करो कि अगर 10 अलग अलग जगहों से मैंने 10 करोड़ रुपए जमा किए हैं ना, तो उसका रिटर्न करना, ये उधारी है ना, सब किसी ने मुझे दान थोड़ी दिया है, तो उसका रिटर्न करते वक्त उस बिजनेसमैन की हालत ख़राब हो जाती है। क्यों पता है? क्योंकि जब हम रिटर्न करते वक्त इंस्टॉलमेंट में भरते हैं ना, ईएमआई में भरते हैं, तो 10 लोगों की ईएमआई साथ में देनी होगी। तब उस वक्त बिजनेस में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। कि समझो बैंक से 1 करोड़ लिया है, तो बैंक कहेगी नहीं मुझे हर महीने इतने इतने रुपए दो कंपलसरी, बैंक के अपने रूल्स। मैंने दोस्त से 1 करोड़ रुपए लिया है, तो वो दोस्त कहेगा कि नहीं मुझे हर महीने इतने इतने रुपए पे करते जाना, बराबर ना, वो भी फ्री में थोड़ी देगा मुझे, हर महीने इतने इतने पे करते जाना। फिर मैंने डिबेंचर्स के थ्रू अगर 1 करोड़ लिए हैं, तो उन डिबेंचर होल्डर्स को हर महीने महीने इंटरेस्ट फिक्स देना पड़ता है। तो हर महीने फिर एक लोगों को नहीं, 10 लोगों को ही रिटर्न भी तो करना पड़ेगा ना, है ना, जो ईएमआई भरनी पड़ेगी। तब उस वक्त बिजनेस की हालत कैसी हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करते हो ना, बराबर ना, कैपिटल स्ट्रक्चर अब माइंड में बैठ गया ना, कि अलग अलग जगह से जो भी मनी कलेक्ट करते हैं वो पूरा स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाया। तो जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं ना, तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर एक आइडियल होना चाहिए। आइडियल मतलब बेस्ट होना चाहिए, कि जिससे हमें पैसे मिल भी जाएं और बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा बर्डन भी न रहे। कि भाई इसको ईएमआई चुकाना है, इसको पैसे देने हैं, इसको इंटरेस्ट देना है, इतना बर्डन भी बिज़नेस के ऊपर नहीं रहना चाहिए, और अच्छी तरह से सभी पैसे कलेक्ट भी हो जाने चाहिए। तो वो एक आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। और ऐसा आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वो इनके कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू ही समझे ना। जैसे कि सबसे पहला आता है सिंप्लिसिटी। सही बात है कि भाई ये जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर आप तैयार करते हो, वो जितना हो सके उतना सिंपल होना चाहिए। सिंपल मतलब कि अगर आपको एक ही जगह से सब पैसे मिल जाते हैं तो वो सिंपल ना, बराबर ना, कि मुझे 10 करोड़ चाहिए और 10 के 10 करोड़ मुझे एक ही प्लेस से मिल जाते हैं, तो हाश फिर कि भाई मुझे रिटर्न भी एक ही को ही करना है, किसी और अलग अलग लोगों को रिटर्न नहीं करना है, क्योंकि अलग अलग लोग होते हैं तो सबके रूल्स भी अलग अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए कैपिटल स्ट्रक्चर जितना हो सके उतना सिंपल होना चाहिए। दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी। कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरह से हमें बनाना चाहिए कि जिससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो, हमें प्रॉफिट हो, बराबर, कि इस तरह से पैसे कलेक्ट करने चाहिए कि भाई जहाँ पे हमारा खर्चा भी कम हो और उन पैसों का यूज़ भी हम लोग अच्छी तरह से कर सकें। देन एडिक्वेट फाइनेंस। एडिक्वेट फाइनेंस मतलब ये कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा हमें तैयार करना चाहिए कि जिससे हमें जितने रुपए की ज़रूर हो ना, उतने पूरे रुपए हमें मिल जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे 10 करोड़ की ज़रूर है और मैंने अलग अलग लोगों से लिए, फिर भी मुझे 9 करोड़ ही मिले, तो चलो ठीक है मैं 9 करोड़ से चला लूँगा। नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखा करो, एक चीज़ हमेशा ये माइंड में रख लेना, आप लोग भी अगर फ्यूचर में बिज़नेस कर रहे हो कोई, तो ये ध्यान रखना, आपको हमेशा जितने पैसों की ज़रूर हो ना, उससे थोड़े ज़्यादा ही पैसे अपने पास रखने की या कलेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। कि अगर मुझे बिज़नेस में 10 करोड़ की ज़रूर है ना, तो मैं यहाँ वहाँ से कलेक्ट करूँगा 11 करोड़ रुपए, क्योंकि बाय चांस अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो मेरे पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी पड़े होने चाहिए ही चाहिए। नहीं तो अगर मुझे चाहिए 10 करोड़, जो लिखा हुआ है ना एडिक्वेट फाइनेंस, मतलब परफेक्ट फाइनेंस होना चाहिए, कि मुझे चाहिए 10 करोड़ लेकिन फ़िलहाल मैंने कलेक्ट किए 9 करोड़ ही, बराबर, और मैं कहूँगा चलो चला लूँगा बिज़नेस में, नहीं चलेगा। अगर आपको बिज़नेस का गोल पूरा करना है, उसके लिए आपने मैनेजमेंट किया है कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो 9 करोड़ से काम होगा? नहीं होगा। अगर कम से काम चलाओगे तो क्या होगा पता है, कि आपको जो है वो बिज़नेस में प्रॉफिट भी नहीं होगा। प्रॉफिट नहीं होगा तो जिससे 9 करोड़ भी उधार लिए होंगे, उसको भी जो है वो पूरी ईएमआई नहीं चुका पाओगे।
सही बात ना, मतलब हर तरफ से फंस जाओगे। तो इसीलिए कैपिटल स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे आपको पूरे पैसे मिल सके। देन फ्लेक्सिबिलिटी, उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर हमेशा इस तरह से तैयार करना चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल हो। हाँ फ्लेक्सिबल हो कि अगर बिज़नेस में कोई भी रिक्वायरमेंट अगर चेंज हो जाए या फिर सरकमस्टेंसेस चेंज हो जाए, कि भाई अगर सिचुएशन बदल जाती है तो आप लोग अपने रूल्स वगैरह भी बदल सको, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर भी चेंज कर सको। ठीक है ना, कि जैसे अगर मैंने बैंक से उधार लिया है, समझो बैंक से मैंने पैसे लिए हैं, तो बैंक में फ़िक्स पॉलिसी नहीं रखनी चाहिए, हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। बैंक में ऐसे नहीं कि भाई कुछ हो, प्रॉफिट हो या ना हो, हर महीने जो है वो इतने पैसे तो फिक्स बैंक में भरने ही पड़े। तो ऐसा रिगिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल। बैंक के साथ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि भाई देखो कि जिस साल अगर मेरा ज़्यादा प्रॉफिट हुआ ना, तो मैं अपनी ईएमआई में, जो बैंक को रिटर्न करना है ईएमआई में, तो भाई ईएमआई में मैं ज़्यादा भी दे दूँगा। लेकिन अगर जिस साल मेरा प्रॉफिट कम हुआ ना, तो मैं ईएमआई शायद ना भी दूँ या कम दे दूँ। ठीक है, तो ऐसा फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना बिज़नेस की सिचुएशन के हिसाब से। हमेशा क्या कह सकते हैं कि भाई ये पॉइंट से चेंज होते रहने चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होना चाहिए। दूसरा इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब ये कि जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें जहाँ से भी आप कैपिटल एक्वायर कर रहे हो, जहाँ से भी आप मनी कलेक्ट कर रहे हो, वो इस तरह से कलेक्ट करनी चाहिए कि जिससे कॉस्ट कम से कम हो। ठीक है ना, इकोनॉमी का मतलब ये कि खर्चा नहीं होना चाहिए या कम से कम खर्चा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे अगर मैं शेयर इश्यू करता हूँ तो उसे शेयर के लिए भी मुझे शेयर मार्केट में फ़ीस भरनी पड़ती है, खर्चा होता है। बैंक से लोन लेता हूँ तो भी बैंक को थोड़ी सी फ़ीस देनी पड़ती है। तो ये सब जो है वो कैपिटल का कॉस्ट कहलाया। तो मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो इकोनॉमिक हो, मतलब कॉस्ट कम से कम लगे उसमें। देन बैलेंसिंग। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान दो कि जो कोई भी बिज़नेस में कैपिटल होता है ना, वो कैपिटल के दो टाइप होते हैं। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ओसी में, कि कैपिटल के दो टाइप होते हैं। एक कहलाता है ऑनर कैपिटल, एक कहलाता है बोरोड कैपिटल। याद आ रहा है कुछ? एक ऑनर कैपिटल मतलब मालिक के खुद के पैसे, या समझो जो इक्विटी शेयर से पैसे कलेक्ट करते हैं तो वो भी खुद के पैसे ही कहलाते हैं, बराबर। तो मालिक के खुद के पैसे वो कहलाता है ऑनर कैपिटल। और दूसरा आता है बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल मतलब उधार लिए हुए पैसे, कि जैसे बैंक से लिए हैं या फिर डिबेंचर के थ्रू लिए हैं, कि जिनको कंपलसरी वापस करने ही हैं, तो ये सब क्या कहलाता है? बोरोड कैपिटल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ बैलेंसिंग का मतलब ये कि हमें कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहिए कि जिससे ऑनर कैपिटल और बोरोड कैपिटल वो हमेशा इक्वल रहे, हमेशा बैलेंस रहे। ये बिज़नेस का बहुत बड़ा सीक्रेट माना जाता है। हाँ, बिज़नेस का सीक्रेट जो सबको पता है लेकिन यूज़ नहीं करते कोई भी। बिज़नेस में पता है ऑलमोस्ट, ये एक जनरल बात बता रहा हूँ कि बिज़नेस में ज़्यादातर लोग वो फेल क्यों हो जाते हैं पता है? क्योंकि उनके खास ये एक पॉइंट, रीज़न तो दूसरे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जनरली कोई भी बिजनेसमैन फेल क्यों हो जाते हैं, उनका बिजनेस बंद क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके पास ऑनर कैपिटल और बोरोड कैपिटल इन दोनों में बैलेंस नहीं होता। हमेशा ऐसा कहा जाता है कि आप जितने पैसे बाहर से उधार ले रहे हो ना, उतने ही पैसे आपके खुद के पास भी होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो ही आपका बिजनेस कभी भी डूबेगा नहीं, हमेशा चलता रहेगा। कि अगर मैं बिज़नेस चलाने के लिए मुझे 10 करोड़ की ज़रूरत है, तो 5 करोड़ अगर मैं उधार ले रहा हूँ ना, तो 5 करोड़ मेरे अपने भी होने चाहिए। क्योंकि बाय चांस अगर बिज़नेस में लॉस हो गया ना, तो मैंने जो 5 करोड़ रुपए मैंने उधार लिए हैं ना, और दूसरे 5 करोड़ अपने हैं, तो वो अपने पैसों से मैं उधारी चुका सकता हूँ ना, बराबर ना। अपने पैसों से मैं उधारी चुका सकता हूँ कि नहीं? कि भाई 5 करोड़ रुपए मैंने जो उधार लिए हैं और मेरे पास भी अपने 5 करोड़ पड़े हैं, तो वो मैं उधार उनको चुका दूंगा, पैसे दे दूंगा वापस। तो जिससे है ना बिज़नेस की रेपुटेशन बढ़ती है कि देखो बिज़नेस में लॉस हुआ ना, फिर भी उसने सबके पैसे वापस दे दिए, है कि नहीं? बराबर। कि मैंने किसी से 100 रुपये लिए हैं, जस्ट इतने करोड़ों में मत जाओ, सिंपल सा एग्जांपल समझो। मैंने किसी से 100 रुपये उधार लिए हैं और 100 रुपये मेरे पास भी अपने पड़े हुए हैं।
अगर बाय चांस मेरे बिजनेस में लॉस हुआ तो सामने वाला तो आएगा ना मेरे पास, लाओ भाई मेरे 100 रुपये। तो मेरे जो खुद के पड़े हुए 100 होंगे ना, वो मैं उसे चुपचाप दे दूंगा, तो वो भी खुश हो जाएगा कि देखो इसे लॉस हुआ है ना, फिर भी मुझे पैसे दे रहा है। बराबर, भले अपना लॉस हो, लेकिन अगर सामने वाले को उस वक्त पैसे चुका दिए तो सोचो आपके बिज़नेस की रेपुटेशन कितनी बढ़ जाएगी। बराबर ना, आपके बिज़नेस का नाम कितना हो जाएगा। तो इसीलिए ये एक जनरल बात आपको बताई, कोई भी बिज़नेस का सक्सेस यही कहलाता है कि उसके पास बोरोड कैपिटल और ऑनर कैपिटल ये दोनों में बैलेंस होना चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं है तो वो बिज़नेस में हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, हमेशा हमेशा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए ये बैलेंसिंग। उसके बाद आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी लिक्विडिटी का मतलब क्या कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जब भी पैसे चुकाने का टाइम आए ना, तो वो टाइम टू टाइम पैसे चुकाते रहें हम लोग, ऐसा हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि हमने बैंक से लोन लिया है और बैंक की ईएमआई है 1 तारीख को, फिर हम बैंक को कहते हैं कि हाँ भाई 2 दिन बाद देते हैं ना, हाँ चलो ना 2 दिन बाद दे रहे हैं। कोई हमसे पैसे मांगने आ रहा है उधार, ठीक है, कि भाई हमने उनसे उधार लिया है और वो अपने पैसे मांगने आ रहा है, और अगर हम लोग उसे ऐसा कहते हैं ना, नहीं भाई अभी नहीं है, थोड़े दिन बाद देते हैं, रहने दो ना थोड़े दिन बाद देते हैं, अगर हम लोग ऐसा कह रहे हैं ना, तो ऐसा समझो आपके बिज़नेस का नाम डूबता जा रहा है, आप बिज़नेस में पीछे होते जा रहे हो कि भाई ऐसा आपने कैसा मैनेजमेंट किया कि टाइम टू टाइम पैसे देने नहीं आ रहे हो। बराबर, कि अगर मैंने किसी से वादा किया है कि भाई अगले महीने की 1 तारीख को तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगा, तो पता है हमारा मैनेजमेंट प्रॉपर ऐसा होना चाहिए। ये लिक्विडिटी वही कहते हैं कि लिक्विडिटी मतलब हमारा स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, हमारे पास अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि मैंने उसको 1 तारीख को बोला है, मतलब मैं 1 तारीख को 100% दूंगा ही दूंगा। अगर आप मैनेजमेंट नहीं करते हो ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर मैंने उसे वादा तो कर दिया कि मैं 1 तारीख को पैसे दूंगा, फिर वो सामने वाला जब 1 तारीख को मांगने आया ना, तब हमने हाथ ऊपर कर दिए कि भाई अभी पैसे नहीं है, थोड़े दिन बाद लेके जाना ना, है ना, कि भाई यहाँ फिर थोड़े दिन बाद उसको देखना ना, फिर हम लोग ऐसे फिर कर देते हैं। तो ये चीज़ गलत है ना, बराबर ना, उससे हमारे बिजनेस का नाम खराब होता है। तो इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर में हमेशा लिक्विडिटी होनी चाहिए कि जब भी हमें कुछ अर्जेंट पैसों की ज़रूर पड़े या कुछ पेमेंट करनी है, तो वो पेमेंट ऑन द स्पॉट हो जानी चाहिए। बराबर, उसके बाद आता है अट्रैक्टिवनेस। हाँ, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, इतना परफेक्ट होना चाहिए कि जिससे बाहर के लोग भी वो हमारा क्या कहते हैं, हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाए। मतलब मैं अगर अपना बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ ना, तो उस बिज़नेस में मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर इतना परफेक्ट बनाऊँगा, इतना परफेक्ट बनाऊँगा कि जो दूसरे लोग होंगे ना, वो सामने से मुझे पैसे देने के लिए तैयार होंगे। बराबर ना, लोग सामने से मेरे बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे। अगर समझो ये ऐसा होता है कि अगर समझो मैंने एक बैंक से उधार पैसे लिए हैं और उस बैंक को मैंने टाइम टू टाइम पैसे दे दिए, या मैंने एक दोस्त से उधार पैसे लिए हैं और उसको हर महीने टाइम टू टाइम मैंने पैसे दे दिए, बराबर, तो उसको देखकर जो दूसरी बैंक होगी, मेरा कोई दूसरा दोस्त होगा या कोई और दूसरा पर्सन होगा, तो उसको देखकर वो भी कहेगा नहीं यार ये इंसान है ना, टाइम टू टाइम पैसे दे रहा है, कि अगर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए ना, तो इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे इसको उधार ज़रूर देना चाहिए। बड़े बड़े बिजनेस में ऐसा ही होता है, लोग सामने से इन्वेस्ट करने आ जाएंगे। कब आएंगे वो इन्वेस्ट करने, पता है, जब आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर देखेंगे तो। बराबर, तो इसलिए आपका कैपिटल स्ट्रक्चर अट्रैक्टिव होना चाहिए कि दूसरे लोग भी खुश हो जाए, नहीं इसमें पैसों का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, हम लोग इसे पैसे ज़रूर देंगे। बराबर ना, इतनी क्रेडिट आपको अपने बिजनेस की बनानी चाहिए ना। एंड दूसरा सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब कि जब अगर आपको हैवी लॉस हो जाए या आप लोग हाथ ऊपर करने का टाइम आ जाए, तब भी उस वक्त आपके पास इतने पैसे तो होने ही चाहिए कि आप सबकी उधारी चुका सको, सबके पैसे वापस कर सको। ऐसा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका बोरोड कैपिटल और ऑनर कैपिटल, इन दोनों में हमेशा बैलेंस होना चाहिए। या तो आपका ऑनर कैपिटल हमेशा आपके बोरोड कैपिटल से ज़्यादा होना चाहिए। आपका ऑनर कैपिटल मतलब आपके खुद के पैसे उधार से लिए हुए पैसों से ज़्यादा होने ही चाहिए। तभी तो बाय चांस अगर फ्यूचर में लॉस हो जाए, सॉल्वेंसी हो जाए, ठीक है ना,
मतलब हाँ, सॉल्वेंसी मतलब कि भाई अगर आपके पास पूरे पैसे हैं तो अगर फ्यूचर में आप लोगों के लॉस हुआ भी ना, तो भी आप उसे पूरे पैसे चुकाने के काबिल रहोगे। बराबर ना, कि हाँ भाई भले जितना भी उधार देना है ना उससे ज़्यादा मेरे पास है, भले लॉस हुआ लेकिन फिर भी मेरे पास ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं, तो भाई जिसको भी उधार चुकाना है मैं सबको उधार चुका दूंगा, फिर अपना जो है वो बिज़नेस बंद करूँगा। तो जिससे फिर भी आपके बिज़नेस की आपकी रेपुटेशन बनी रहती है। और ऐसा मत सोचना कि बिज़नेस बंद कर दिया तो क्या हुआ, अब इसके क्या ज़रूरत नहीं। अगर आपने अभी बिज़नेस बंद किया, भले बिज़नेस बंद किया, ध्यान देना, और उस वक्त आपने सबको टाइम टू टाइम पैसे दे दिए, भले आपको लॉस हुआ लेकिन अगर आपने सबको पैसे बरोबर दे दिए ना, तो फ्यूचर में आज से 2 साल बाद 3 साल बाद आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स अगर कोई दूसरा बिजनेस शुरू कर रहे हैं ना, तो बाकी के लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार होंगे। उस वक्त आपकी क्रेडिट बनी रहेगी कि आज से 2 साल बाद भी अगर बिज़नेस शुरू करोगे और आप लोगों से उधार मांगने जाओगे ना, तो वो आपको पैसे देंगे। क्यों देंगे पता है? क्योंकि वो कहेंगे कि हाँ भाई पहले भी इसको लॉस हुआ था ना, फिर भी मुझे पैसे वापस किए थे, तो अभी भी हमें पैसे वापस मिलेंगे ही। तो लोग आपको पैसे देने के लिए सामने से तैयार होंगे। बराबर। नहीं तो एक बार अगर आपने बिज़नेस किया, जस्ट एग्जांपल ये भी कि अगर एक बार आपने बिज़नेस किया है और बिज़नेस में लॉस हुआ और आपने हाथ ऊपर कर दिए कि जिससे भी मैंने उधार लिया था मैं किसी को भी पैसे वापस देने वाला नहीं हूँ, आपने हाथ ऊपर कर दिए, तो दूसरी बार अगर आप बिज़नेस करोगे ना तो कोई भी आपको पैसे देने के लिए सामने आएगा ही नहीं। क्योंकि सब यही कहेंगे ना कि भाई एक बार तो ये मेरे पैसे डुबा चुका था, अब दूसरी बार थोड़ी पैसे दूंगा इसको। सही बात कि नहीं? तो इसीलिए आप में हमेशा सॉल्वेंसी होनी चाहिए। मतलब कभी भी आप इनसॉल्वेंट न बनो, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि भाई किसी को पैसे देने हैं और मेरे पास पैसे है ही नहीं। ये सिचुएशन कभी भी आपके बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। ऐसा मैनेजमेंट करना चाहिए। अगर ऐसा मैनेजमेंट नहीं किया और ऐसी सिचुएशन आई कि भाई मुझे पैसे तो देने हैं लेकिन अभी तो मेरे पास पैसे है ही नहीं, तो मतलब समझो कि आपने बिज़नेस में लॉस किया है, कि आपके बिज़नेस की क्रेडिट ख़राब हो रही है। ये सिचुएशन बन जाती है। बराबर। तो समझ में आया ना इसके कैरेक्टरिस्टिक, कि हमेशा कैपिटल स्ट्रक्चर इतना आइडियल, इतना परफेक्ट बनाओ कि जिससे लोग सामने से अट्रैक्ट हो सके। और दूसरा आता है, दूसरा एक पॉइंट देखें जो आता है टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन सा पॉइंट? टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या, कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपको नाम दिए हुए हैं, ठीक है। कि जिसमें सबसे पहला आता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ओनली इक्विटी शेयर्स। मतलब कि भाई पैसे अगर कलेक्ट करने हो तो सिर्फ इक्विटी शेयर्स के थ्रू, ये ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर। या दूसरा आता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेफरेंस शेयर विथ इक्विटी शेयर्स। मैंने आपको बताया ना, अगर पैसे कलेक्ट करने हैं तो आप प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स दोनों के थ्रू कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ तीसरा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ डिबेंचर विथ इक्विटी शेयर्स। डिबेंचर एंड इक्विटी शेयर्स ये दोनों साथ में रखकर आप कैपिटल स्ट्रक्चर बना सकते हो। या तो फिर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स विद इक्विटी शेयर्स, ठीक है, कि जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स तीनों आप लोग रख सकते हो। बराबर। आ रही है समझ में? तो इस तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो ना। मतलब आपको अगर पैसे कलेक्ट करने हैं, जो आपको मैंने पहले ही बताया, तो कोई एक सोर्स ज़रूरी नहीं है, आप अलग अलग सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो। इसे ही तो प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं ना। ओके, समझ आई बात? तो देखो आज जैसे हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में समझा ना, अब इनके जो दूसरे पॉइंट्स हैं आगे चैप्टर्स के, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।